नमस्कार दर्शकों, मैं निताशा वर्मा स्वागत करती हूं आपके अपने करियर व शिक्षा संबंधित कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में। इस परिचर्चा में आज हमारे साथ हैं खारवेल सुभारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्राचार्य डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, जो हमें अपने महाविद्यालय में चलने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों व उनकी उपयोगिता व उनसे संबंधित करियर विकल्पों के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर सिंह, आपका हमारे कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर सिंह से पूछना चाहूँगी कि वो बताएं कि उनका फार्मेसी से क्या तात्पर्य है। अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो फार्मेसी का मतलब होता है वो स्पेस या वो प्रेमाइसेस जहाँ पे दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम फार्मेसी को लें इस वर्ड को, तो ये दवाइयों के शोध से लेके, दवाइयों के बनाने से लेके, उसके मार्केट तक जाने तक, उससे जुड़े हुए सभी कानून, इन सभी को लेकर हम फार्मेसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी सर, हमने एक टर्म सुना है फार्माकोलॉजी, तो ये फार्मेसी से कितना भिन्न है या कितना समानता रखता है? फार्मेसी वर्ड में अगर आप जाएं तो फार्मेसी में एक ब्रॉड टर्म है जिसमें फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाया जाता है। तो ये फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, मतलब इस एक प्रकार है फार्माकोलॉजी? ये फार्मेसी का एक पार्ट है, एक अंग है जिसमें फार्माकोलॉजी भी आती है। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि हम हमारे शरीर पे दवाइयों का क्या असर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी हम पढ़ते हैं फार्मेसी के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फार्मेसी में पढ़ते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। डॉक्टर सिंह, अगर फार्मेसी कार्य क्षेत्र को कोई चुनता है, हमारा दर्शक या छात्र, तो उससे संबंधित वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकता है? देखिए, फार्मेसी कोर्सेज के लिए 3 तरह के कोर्सेज होते हैं नॉर्मली। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो 3 ब्रॉड कोर्सेज हैं जो हम चलाते हैं। तो इन कोर्सेज में से आपके महाविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? हमारे यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है, बैचलर इन फार्मेसी भी है, मास्टर इन फार्मेसी भी है और पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज भी चलाई जाती है। डॉक्टर सिंह, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी में और बैचलर इन फार्मेसी में, इन दोनों में 10+2 का 12th पास होना चाहिए। और भी साइंस से 8 सब्जेक्ट्स का एडमिशन नहीं होता है, सवाल अक्सर हमारे पास आता है। तो साइंस से उसे 10+2 होना चाहिए। 45% मार्क्स होने चाहिए उसके साइंस सब्जेक्ट्स में। और मास्टर इन फार्मेसी में उसे 55% मार्क्स इन बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए। सर, इन सभी कोर्सेज की क्या ड्यूरेशन है? कितने साल का ये कोर्स होगा? डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है, बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का होता है और मास्टर इन फार्मेसी 2 साल का होता है। सर, अभी आपने हमें बताया कि आपके यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो डिप्लोमा कोर्सेज और बी फार्मा में या अन्य कोर्सेज में क्या अंतर है? डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम क्वालिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। यानी फार्मेसी से जुड़े हुए कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल में हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपना रोजगार करना चाहता हो या अपनी दुकान खोलना चाहता हो या ड्रग लाइसेंस लेना चाहता हो, वो उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है और रजिस्टर हो सकता है। लेकिन अगर उसे इंडस्ट्री में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या आगे और दूसरे क्षेत्रों में जाना है, तो उसे बैचलर इन फार्मेसी करना होगा। तो ये मूल रूप से ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपके यहाँ पर भाषा का माध्यम क्या है? आई मीन मीडियम ऑफ स्टडी क्या है आपके यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या एग्जामिनेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रखा हुआ है। कोई बच्चा हिंदी में भी दे सकता है और वो चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकता है, लेकिन बैचलर और मास्टर्स के लिए उसे इंग्लिश मीडियम को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह, क्या सिर्फ साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट ही आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकता है या अन्य किसी स्ट्रीम का भी ले सकता है? नहीं, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि ये चूंकि साइंस से जुड़ा हुआ एक विषय है, एक कोर्स है, इसलिए यहाँ पे साइंस के ही बैकग्राउंड के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट या +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ही लड़के एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आजकल भारत एजुकेशन सेक्टर में बहुत आगे निकलता जा रहा है, तो क्या विदेशी छात्र भी हमारे आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ड्रग्स एंड मेडिसिन ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसकी जानकारी लोगों को चाहिए और रेगुलेटेड है। तो नेचुरली ये
सेम चीज़ें बाहर भी पढ़ाई जाती हैं और यहाँ भी पढ़ाई जाती हैं, इसलिए बाहर के लड़कों का भी इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी है और यहाँ के पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर सिंह एक चीज़ बताएं हमें कि इन सभी कोर्सेज को करने के पश्चात हमारे छात्रों के लिए करियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? मैं आपको यहाँ बताऊँ कि फार्मेसी एक बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। फार्मेसी का एक बड़ा ही ग्रोइंग फील्ड है और डाइवर्स फील्ड है। मूल रूप से इसमें दो तरह के फील्ड आते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी का फील्ड, दूसरा प्रैक्टिस का फील्ड। जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसमें लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, और जो प्रैक्टिस के फील्ड में है वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फार्माकोविजिलेंस में जाते हैं या अपनी दवाइयों की दुकान कर लेते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं। डॉक्टर सिंह, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ें तो क्या सरकारी क्षेत्र में भी फार्मेसी से संबंधित रोजगार के अवसर हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अवसर हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी दवाइयाँ आती हैं उनको नियमों में बांधा गया है और इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। ड्रग कंट्रोल जनरल की ऑफिस है। इसी तरह केंद्र के अलावा सभी राज्यों में भी ड्रग कंट्रोल की ऑफिस हैं और वहाँ पे सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट होता है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोस्ट पे होता है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बी फार्म है। तो बी फार्म के अलावा दूसरे किसी क्वालिफिकेशन के लोग ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी या रेगुलेटरी अफेयर्स में नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है डॉक्टर सिंह, हमारे स्टूडेंट को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ेगा इन सब के लिए? बिल्कुल, जैसे दूसरे हेल्थ सेक्टर के सब्जेक्ट्स है, विषय हैं, जैसे मेडिसिन है, डेंटिस्ट्री है या नर्सिंग काउंसिल है, जैसे वहाँ के लड़के पास करते हैं और वो जो स्टूडेंट्स पास करते हैं वो जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी बिना अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर कराए प्रैक्टिस या नौकरी नहीं कर सकते। डॉक्टर सिंह, अभी आपने बताया था कि 10+2 के बाद हमारे छात्र बी फार्म भी कर सकते हैं और डिप्लोमा में डी फार्म कोर्स कर सकते हैं, तो कैसे वो सेलेक्ट करें कि वो बी फार्मा कोर्स करें या फिर डी फार्म कोर्स में जाएं? देखिए, ये निर्भर करता है बच्चे की रुचि क्या है। अगर वो सिर्फ अपने स्वरोजगार में जाना चाहता है, अपनी दवाइयों की प्रेमाइसिस जिसे फार्मेसी कहते हैं, अपनी दुकान का चलाना चाहता है, होलसेल में हो या रिटेल में, दोनों में से किसी में भी, तो उसके लिए डिप्लोमा सफिशिएंट है। और अगर वो आगे पढ़ना चाहता है, इंडस्ट्री में जाना चाहता है, टीचिंग में आना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता है, तो उसे बी फार्म करना पड़ेगा। जी, तो सर इससे संबंधित एकेडमिक से संबंधित क्या क्या अवसर हैं एक छात्र के लिए? देखिए, ये तो बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इतने बड़े डाइवर्स फील्ड को ट्रेन करने के लिए तो टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो और आप देखें कि हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी ट्रेन लोग किए जाते हैं, उनके लिए शिक्षकों की तो आवश्यकता है ही। तो एजुकेशन में तो बहुत, एकेडमिक्स में तो बहुत बड़ा फील्ड है ये। बी फार्म और एम फार्म करने के बाद एकेडमिक्स में बहुत बड़ा फील्ड है, इसका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर सिंह, इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा क्या सरकारी क्षेत्र में भी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं? देखिए, अगर आप देखें इस समय तो अगर पूरे वर्ल्ड को हम लें, पूरे ग्लोब को, तो हिंदुस्तान इस समय बहुत बड़ा प्लेयर है ड्रग के मेडिसिन के मामले में। बहुत बड़ी छोटी बड़ी इकाइयाँ, 3200 के लगभग इकाइयाँ हैं और इस समय हम $20 बिलियन का बिजनेस करते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही नए मॉलिक्यूल्स मार्केट में आते हैं और अगर हर नई बीमारी के लिए नए मॉलिक्यूल्स को बनाना पड़ता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकार का भी बहुत बड़ा थर्स्ट है और इसके लिए उन्होंने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हिंदुस्तान में कई बड़े शहरों में स्थापित की गई हैं आगे के रिसर्च के लिए। तो सरकार का बहुत बड़ा इस पर थर्स्ट एरिया है। जी डॉक्टर सिंह, अभी आपकी बातों से लगा जैसे कि आपका महाविद्यालय सिर्फ शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, तो इस शिक्षा के अतिरिक्त बाकी और क्या सुविधाएं आपके महाविद्यालय में छात्रों को दी जाती है जो उनके विकास के लिए आवश्यक है? देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी का अगर आप मोटो देखें तो साफ है कि क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी। तो पहला तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो और वो अफोर्डेबल हो, कि इसको सभी लोग उसको अवेल कर सकें। हमारा जो कैंपस है वो लश ग्रीन कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है जहाँ पे करिकुलर के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। बच्चे आके यहाँ पे, पूरे कैंपस हाई-फाई है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, एक जिम्नेजियम है बहुत बड़ा। तो उनके व्यक्तित्व के विकास का भी यहाँ पूरी संभावना है। यहाँ पे मेडिकल की पूरी फैसिलिटी है, फाइन आर्ट्स की, अगर कोई म्यूज़िक सीखना चाहे तो उसके लिए म्यूज़िक का कॉलेज भी है। तो उसके अपने व्यक्तित्व के उभार के लिए भी यहाँ सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर सिंह, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी
कि आपके कॉलेज में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है? डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन तो मेरिट पे आधार पे हो जाता है। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप हमारे कॉलेज में आए, मेरिट हम बना देते हैं और मेरिट के आधार पर हम एडमिशन लेते हैं। बैचलर इन फार्मेसी के लिए हमारे पास एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो सीटें ऑनलाइन एग्ज़ाम से भर जाती हैं उसके अलावा हम लोग मेरिट बना के भी एडमिशन लेते हैं। जब सीटें बच जाती हैं कि समय ख़त्म होने लगता है तो दोनों ही प्रक्रिया है। और मास्टर ऑफ फार्मेसी में हम डायरेक्ट मेरिट से एडमिशन लेते हैं। डॉक्टर सिंह, अंत में आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि प्रदेश में और भी महाविद्यालय हैं जो फार्मेसी से संबंधित कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो एक छात्र सुभारती यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ करें? अगर आप मेरठ को लें तो हमारे अलावा ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है यहाँ जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हो। हमारा कॉलेज हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर है और हमारा जो सिलेबस है वो डायनामिक है। डायनामिक से मेरा सेंस ये है कि हम इंडस्ट्री के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने सिलेबस को हर साल अपडेट करते हैं। उसको स्टैटिक नहीं रखा हुआ है, चेंज करते हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरे कॉलेजेस में जहाँ पे स्टैटिक है, सालों साल उनके यहाँ चेंज नहीं होता। एक तो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जो डायनेमिक हमारा सिलेबस है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लैब्स एक्सीलेंट हैं, फैकल्टी बहुत वेल क्वालिफाइड है और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा मोटो है वो है क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी। धन्यवाद डॉक्टर सिंह, आज आपने अपने बहुमूल्य वक्त में से हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को फार्मेसी, उसकी उपयोगिता एवं उससे संबंधित करियर ऑप्शंस के बारे में अवगत कराया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने फार्मेसी, उससे संबंधित पाठ्यक्रमों एवं उनकी उपयोगिता के बारे में जाना और यह जाना कि किस तरह सुभारती यूनिवर्सिटी छात्रों के शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।